Hello, welcome you all to Law Seco. So in this week we are going to discuss about two very important topics. The first topic is regarding the power of arrest under GST and customs. एंड सेकेंड टॉपिक में हम बात करेंगे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में जो कि इंडिया एंड यूएस के रेफरेंस में है और खासकर तहव्वुर राना केस जो है वो कैसा इम्पोर्टेंट बन गया है वो इंडिया के लिए, खासकर एक डिसीजन के बाद में जो कि यूएस कोर्ट से आया हुआ है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अरेस्ट अंडर जीएसटी एंड कस्टम्स एक्ट। तो रिसेंटली डेवलपमेंट ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ राधिका अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रूल्ड दैट कि जो अरेस्ट पावर है अंडर कस्टम्स एक्ट एंड जीएसटी एक्ट ऑफ 2017 ये सब्जेक्ट टू सेफगार्ड है जो कि सीआरपीसी में मेंशन्ड है। और यही चीज जो है हमें रिसेंटली देखने को मिली थी इन द केस ऑफ अरविंद केजरीवाल वर्सेस ईडी। सो अरविंद केजरीवाल वर्सेस ईडी के केस में भी यही बोला था कि इवन दो ऑफेंस आईपीसी या और दो कोई क्रिमिनल लॉ में नहीं होते हुए पीएमएलए में है, स्टिल सीआरपीसी की प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। वही थिंग अभी राधिका अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी हमें देखने को मिली कि सुप्रीम कोर्ट सेड कि ऑल्दो द ऑफेंस इज अंडर द कस्टम्स एक्ट एंड जीएसटी एक्ट, फिर भी यहाँ पर जो सीआरपीसी में एक अरेस्टेड पर्सन को, एक एक्यूज्ड पर्सन को जो सारे राइट्स होते हैं, जो सारे सेफगार्ड्स होते हैं, वो इन एक्ट्स के अंडर अरेस्ट हुए पर्सन को भी मिलेंगे। सो लेट्स सी केस इन डिटेल। सो अगर हम बात करें कस्टम्स और सीजीएसटी एक्ट की, तो इसमें ऑफेंस जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वी ऑल नो इट इज सीरियस ऑफेंस। और यहाँ पर जो ऑफेंस है वही यहाँ पर जो ऑफेंस है इसमें अगर हम देखें तो अगर कोई पर्सन कस्टम ड्यूटी का इन्वेशन करता है ओवर द 50 लाख, तब ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में हमें कस्टम्स एंड सीजीएसटी एक्ट में देखने को मिलते हैं। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब क्या, जहां पर पुलिस जो है विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या आई है इस राधिका अग्रवाल केस में। सो दे सेड कि अरेस्ट पावर अंडर कस्टम एंड सीजीएसटी एक्ट इज सब्जेक्ट टू सीआरपीसी सेफगार्ड्स। जो सीआरपीसी में सेफगार्ड है अरेस्टेड पर्सन को, जो नॉर्मली आईपीसी या बीएनएस में जो पर्सन अरेस्टेड हुआ है उसको सेफगार्ड हमें देखने को मिलते हैं कि सीआरपीसी और बीएनएसएस में मेंशन है, वो सारे सेफगार्ड अप्लीकेबल टू कस्टम्स एंड सीजीएसटी एक्ट एज वेल। नाउ सेफगार्ड की अगर हम बात करें तो कैसे सेफगार्ड है, फॉर एग्जांपल जैसे राइट टू प्रोड्यूस दैट एक्यूज्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, राइट टू इन्फॉर्म a friend or family member regarding the arrest, right to have legal aid, that is legal counseling during the interrogation। अब यहाँ पे एससी जो है, एससी ने स्पेसिफिकली वॉर्न किया है कि अरेस्ट पावर जो है विदाउट सेफगार्ड कैन लीड टू आर्बिट्रीनेस एंड इट कैन ऑल्सो वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, द फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेसिफिकली अगेन रिट्रीट करा है अरविंद केजरीवाल वर्सेस ईडी केस के बाद में अंडर दिस राधिका अग्रवाल केस ऑल्सो, कि अगर आप विदाउट सेफगार्ड किसको अरेस्ट कर रहे हो सो इट कैन बी अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ दैट एक्यूज्ड पर्सन। अब यहाँ पर 3 रिक्वायरमेंट फॉर अरेस्ट की हम बात करते हैं। सबसे पहले मटेरियल इन पोजीशन। तो यहाँ पर केवल सुप्रीम कोर्ट ने ये ही नहीं कहा है कि सीआरपीसी के सेफगार्ड अवेलेबल है, उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एम्फेसाइज करा है कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट रहने चाहिए अरेस्ट के लिए। तो अरेस्ट के लिए जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है दैट इज मटेरियल इन पोजीशन। अरेस्ट ओनली इफ एविडेंस इन पोजीशन अनेबल फॉर्मिंग अ ओपिनियन ऑफ गिल्ट। सो मेरा सस्पिशन है या ऐसा लग रहा है, इस बेसिस पे अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो दैट इज रॉन्ग। आपके पास में कोई एविडेंस होना चाहिए आपकी पोजीशन में और उस एविडेंस के बेसिस पे आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करके देन यू कैन अरेस्ट, लेकिन एक कंक्लूजन भी रीजनेबल होना चाहिए। उसके साथ में ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड रीजन इन राइटिंग। तो एविडेंस आपने देखा और आपको ऐसा लग रहा है कि यस दिस पर्सन शुड बी अरेस्टेड, तो रीजंस आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और यहाँ पर आप जो एविडेंस कंसिडर कर रहे हो वो एविडेंस भी हम कह सकते हैं कि लॉजिकल होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। एंड रीजंस टू बिलीव, अब ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड द रीजन टू बिलीव बेस्ड ऑन द एविडेंस दैट वी ऑलरेडी डिस्कस एंड कोर्ट कैन असेस द कनेक्शन बिटवीन द रीजंस एंड द एविडेंस।
पुलिस ने कंक्लूड करा कि ठीक है ये एविडेंस है, इस एविडेंसेस के बेसिस पे ये पर्सन अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन इनके बीच का जो कनेक्शन है दैट कैन बी चेक्ड, रीचेक्ड और डिटरमाइंड बाय द कोर्ट्स आल्सो। नाउ प्रोवाइडिंग ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट मस्ट बी शेयर्ड विद द अरेस्टी, इंश्योर राइट टू चैलेंज अरेस्ट और अप्लाई फॉर बेल। तो यहाँ पर जो अरेस्ट के ग्राउंड है वो अरेस्टी जो एक्यूज पर्सन है उसके साथ में शेयर करना है, और साथ ही साथ इंश्योर राइट टू चैलेंज अरेस्ट और अप्लाई फॉर बेल। तो यहाँ पे उस एक्यूज पर्सन को, अरेस्टी पर्सन को राइट टू चैलेंज अरेस्ट है, उसके पास में बेल अप्लाई करने का राइट है, ये भी उस अरेस्टेड पर्सन को कम्युनिकेट करने की जरूरत है। अब राधिका अग्रवाल केस में ये सारी चीजें हमें अरविंद केजरीवाल वर्सेस ईडी केस में भी देखने को मिली थी, और अब ये सारी की सारी चीजें जो है नाउ दैट इज एक्सटेंडेड टू कस्टम्स एंड सीजीएसटी एक्ट। नाउ एससी ऑन मिसयूज ऑफ अरेस्ट पावर अंडर, अब यहाँ पे एससी जो है, एससी ने स्पेसिफिकली कहा है कि जो पावर है, भले यहाँ पर ऑफेंसेस काफी सीरियस है, स्टिल पुलिस जो है, अथॉरिटीज जो है, वो पावर ऑफ अरेस्ट को मिसयूज नहीं कर सकती है। तो रिफ्यूजल टू स्ट्राइक डाउन अरेस्ट पावर्स, सो एससी अपहेल्ड अरेस्ट पावर बट एक्नॉलेज द मिसयूज कंसर्न। तो अरेस्ट पावर है, इसको एक्नॉलेज करा जो कि कस्टम्स एक्ट और सीजीएसटी एक्ट में है। हाँ, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली कैटेगोरिकल सुप्रीम कोर्ट सेड कि मिसयूज नहीं होना चाहिए। If it talks about the finding, evidence shows that the taxpayers were coerced to pay overdue tax under the threat of arrest. तो कई बार ऐसे इंस्टेंसेस भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं। अंडर दिस राधिका अग्रवाल केस, सुप्रीम कोर्ट has specifically mentioned कि there were so many instances जहाँ पर कस्टम्स एंड सीजीएसटी जो ऑफिसर्स है वो फोर्स कर रहे हैं टू पे द टैक्स ऑन द कोर्शन दैट कि अदरवाइज वी विल अरेस्ट यू, और अरेस्ट होने के बाद में आपके पास कोई सेफ गार्ड्स नहीं होंगे बिकॉज इट इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस। सो एज अ कोर्शन भी दिस प्रोविजन वाज यूज्ड अगेंस्ट द पीपल। नाउ सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग क्या है? कोर्शन फॉर टैक्स पेमेंट इज इक्वल टू इलीगल एंड इम्परमिसिबल। सो दे सेड कि अगर टैक्स पेमेंट के लिए आप ऐसा कोई कोर्शन यूज कर रहे हो तो ये इलीगल होगा और उसके साथ साथ इम्परमिसिबल है, एंड विक्टिम कैन सीक रिफंड थ्रू द कोर्ट। और ऐसी सिचुएशन में अगर जबरदस्ती किसी को टैक्स पे किया जा रहा है कि किया जाने पाया जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर फोर्स कर रहे हैं ऑफिसर किसी पर्सन को टैक्स पे करने के लिए ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्शन, सो विक्टिम कैन अप्रोच द कोर्ट एंड दे कैन ऑल्सो ask for the refunds and action can be taken against the officer, और officers के against भी action जो है वो हो। Now directed to Central Board of Indirect Taxes, so यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ प्रिवेंटिव हो चीजें, इसीलिए यहाँ पे प्रिवेंशन हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इन्हें भी डायरेक्ट करा है कि आप अरेस्ट से रिलेटेड मिसयूज ना हो, इसके लिए गाइडलाइंस फ्रेम करो। So this is all about this particular case. Now we will move to our next topic, that is तहव्वुर राना's extradition. तो यहाँ पे तहव्वुर राना ये वो पर्सन है जिसका नाम 26/11 अटैक में आया था। यहाँ पे डेविड हेडली, और डेविड हेडली के बाद में जो नेक्स्ट मास्टरमाइंड और वी कैन से कि पर्सन जिसके कारण ये एग्जीक्यूट हो पाया, दैट वाज द तहव्वुर राना। नाउ तहव्वुर राना के एक्सट्रेडिशन को लेकर बात हुई। तहव्वुर राना अभी यूएस में है और इसका एक्सट्रेडिशन जो है वो अलाउ कर दिया है यूएस के कोर्ट ने। अब राणा पे कौन कौन से चार्जेस चल रहे हैं? टेररिज्म, मर्डर, कॉन्स्पिरेसी रिगार्डिंग 2011 अटैक्स। तो यहाँ पर तहव्वुर राना का जो एक्सट्रेडिशन है, काफी सालों तक इंडिया का डिमांड था कि तहव्वुर राना ने कुछ ऑफेंसेस करे हुए हैं यूएस में, और यूएस में वो अरेस्ट हुआ, उसके अगेंस्ट केसेस चले। अब यहाँ पर यूएस में वो अरेस्टेड था, यूएस में उसका जो भी पनिशमेंट है वो चल रहा था, उसके साथ साथ इंडिया में भी केस ओपन होता है, और इंडिया रिक्वेस्टेड यूएस कि उस पर्सन को आप हमें भेज दो, एक्स्ट्राडिट कर दो। लेकिन कई सालों तक एक्स्ट्राडिशन नहीं हुआ, लेकिन रिसेंटली गुड न्यूज इज दैट कि यूएस कोर्ट जो है उसने तहव्वुर राना का जो प्ली है, जो पिटीशन है, दैट दे रिजेक्टेड। अब यहाँ पे प्ली तहव्वुर राना ने फाइल करा था, तो यूएस गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हम तहव्वुर राना को इंडिया में एक्स्ट्राडिट कर देंगे, और इसी के अगेंस्ट तहव्वुर राना ने एक पिटीशन फाइल करी थी और इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया है कोर्ट ने।
तो केस देख लेते हैं तहव्वुर राणा का केस। क्या केस है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख ले। तो तहव्वुर राणा ये एक मिलिट्री डॉक्टर था पाकिस्तानी आर्मी में। देन ही इमिग्रेटेड टू कनाडा और बाद में कनाडा का सिटीजन बन जाता है। देन उसके बाद में लेटर ही मूव टू शिकागो एंड फाउंडेड फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज, और इसकी एक ब्रांच जो है वो मुंबई में भी ओपन होती है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि टेररिस्ट अटैक करने के लिए कितना ज़्यादा मास्टर प्लानिंग हुआ है। ठीक है, मास्टर माइंड्स काफ़ी इसमें लगे थे और वन ऑफ द मास्टर माइंड ये तहव्वुर राणा था। इसने एक इमिग्रेशन सर्विस स्टार्ट करी और उस इमिग्रेशन सर्विस की एक ब्रांच मुंबई में ओपन करी। अब यहाँ पर उसी मुंबई में जो ब्रांच ओपन थी उसी के कारण वो मुंबई आता जाता था या लोगों को यहाँ पे अनेबल करता था कि वो आ जा सके, जिससे वो मुंबई का 26/11 टेरर अटैक प्लान कर सकते। अब अगर कन्विक्शन की बात करें तो 2011 में इसका कन्विक्शन होता है। ये गिल्टी, इसे कोर्ट गिल्टी ठहराता है अंडर कॉन्स्पिरेसी टू सपोर्ट लश्कर ए तैयबा 2005 से 6 में, और साथ ही साथ डेनिश न्यूज़पेपर अटैक प्लॉट जो है उसमें भी इसका नाम आता है। तो 5 से लेकर 6, 2005 से लेकर 6 तक एलईटी के जितने भी यहाँ पे लश्कर ए तैयबा के यहाँ पे जितने भी अटैक्स हुए उसमें कॉन्स्पिरेसी और साथ ही साथ द इम्पोर्टेंट डेनिश न्यूज़पेपर अटैक प्लॉट, ठीक है, इसमें भी इसको एज अ कॉन्स्पिरेटर पाया जाता है। बट he was acquitted providing support for 26/11 मुंबई अटैक्स। अब यहाँ पर यूएस में भी 26/11 से रिलेटेड केस चला। क्यों? क्योंकि 26/11 में जो विक्टिम्स की डेथ हुई, जिनका मर्डर करा इन टेररिस्ट ने, उसमें यूएस सिटीजन भी थे। तो 26/11 का भी चार्ज जो है वो तहव्वुर राणा को अरेस्ट करा यूएस में, तो उसके अगेंस्ट वो भी चलने लगा। लेकिन इस पर्टिकुलर 26/11 का जो अटैक था उसमें उसको एक्विट करा, उसके सपोर्ट उसको गिल्टी ठहराने वाले इतने हमको यहाँ पर एविडेंसेस नहीं मिले। लेकिन जो दूसरे अटैक्स हुए थे बिटवीन 2005 to 6 उसमें ही प्रूव्ड गिल्टी, और खासकर डेनिश न्यूज़पेपर अटैक में भी। अब डेविड हेडली का भी रोल इसमें आता है। अब डेविड हेडली सेंटेंस फॉर 35 ईयर्स इन यूएस। अब डेविड हेडली को राणा ने हेल्प करी थी टू ऑब्टेन द वीजा। ही ऑल्सो प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल सपोर्ट इन 2006 एंड मुंबई ब्रांच यूज्ड फॉर सर्विलेंस। जो मुंबई की ब्रांच थी इस फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस की, इसने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पूरा प्लान है, ठीक है, सर्वेलेंस जो करना था मुंबई में, उसमें हेल्प करी है, और यही हेल्प डेविड हेडली को कम्युनिकेट करी है। अब यहाँ पर टेस्टिमनी शिफ्ट की बात करें हेडली की, तो यूएस प्रोसिक्यूटर कि अगर हम बात करें तो यूएस प्रोसिक्यूटर्स के सामने राणा न्यू ऑफ एलईटी प्लान्स, बट 2006 में मुंबई कोर्ट जो है राणा इन्फॉर्म्ड ओनली मंथ्स बिफोर 26/11। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको एक टेस्टिमनी में शिफ्ट दिखता है हेडली का। तो हेडली ने पहले ये करा कि राणा को पता था एलईटी के प्लान के बारे में, लश्कर ए तायबा के प्लान के बारे में, जो कि एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन थी बिहाइंड दिस 26/11 अटैक। लेकिन जब हेडली का जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, जब उसको टेस्टिफाई किया जाता है इन मुंबई कोर्ट, तो वहाँ पे राणा इन्फॉर्म्ड, सो ही सेड कि राणा को कुछ महीनों पहले इन्फॉर्म करा था रिगार्डिंग 26/11 अटैक। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो हेडली के स्टेटमेंट में देखने को मिले। अब हेडली वॉज अरेस्टेड, तो हेडली को जो यूएस के कोर्ट थे उन्होंने भी ये पाया था कि 26/11 के अटैक में इसका रोल था, इसीलिए इंडिया को भी इसे अवेलेबल करके दिया हेडली को फॉर टू टेस्टिफाई दैट पर्सन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यूएस में राणा के रोल को लेकर पहला स्टेटमेंट हेडली का अलग था, दूसरे स्टेटमेंट में उसने बोला कि नहीं, ये पूरा तरीके से हेडली सेड दैट कि राणा पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं था, कुछ महीनों पहले ही हमने इसको बताया था। अब अकॉर्डिंग टू दैट राणा को पनिशमेंट होता है फॉर 14 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट प्लस 5 ईयर्स सुपरवाइज रिलीज। कहाँ इम्प्रिजनमेंट होता है? इन यूएस। वाई? बिकॉज लश्कर ए तैयबा के साथ में उसका लिंक मिला है 2005 से लेकर 9 में, और डेनिश न्यूज़पेपर अटैक में भी वो उसका इन्वॉल्वमेंट है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक्स्ट्राडिशन बैटल की। सो इनिशियली अगर बात करें तो यूएस रिफ्यूज टू एक्स्ट्राडिट राणा एंड हेडली, एंड राणा हैड टू सर्व यूएस सेंटेंस। नाउ हेडली जो है, हेडली ने क्या करा, प्ली बार्गेन कर दिया। अब
प्ली बार्गेन करके ही नेगोशिएटेड विद द यूएस अथॉरिटीज कि मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन उसके रिटर्न में मुझे इंडिया एक्स्ट्राडिट ना करो। तो ये प्ली बार्गेन हेडली की एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, अब सेकेंड टर्न अराउंड होता है 2020 में। राणा जो है, राणा भी अरेस्टेड था 14 ईयर और 5 ईयर्स उसके बाद में और एक्सटेंशन, हम कह सकते हैं कि 5 ईयर उसका सुपरवाइज्ड रिलीज था। लेकिन राणा को रिलीज कर दिया जाता है ड्यूरिंग कोविड-19। क्यों? कोविड-19 में सिचुएशन बहुत अलग था और बहुत सारे लोगों को अर्ली रिलीज करा था, एंड राणा ऑल्सो गॉट बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अब इंडिया ने ये देखा कि राणा को रिलीज कर दिया और इंडिया ने अगेंस्ट अपना एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट जो है वो रिन्यू करा, and Rana was rearrested in June 2020 because Joe Biden government supported the extradition of Rana to India. Now legal battle अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्राडिशन क्राइटेरिया जो है वो इंडिया इसे कंप्लीट करता है। और राना का यहाँ पर डिफेंस क्या है कि आर्टिकल 6 ऑफ यूएस इंडिया ट्रीटी जो है उसके अगेंस्ट में ये जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डबल जियो पार्टी रहेंगी। जितने भी ऑफेंस चार्ज करे थे वो उसने अपना पनिशमेंट कंप्लीट कर दिया यूएस में, बट यूएस गवर्नमेंट नाउ सेड दैट कि उस पर जो ऑफेंसेस लगे हैं वो यूएस के लॉ के हिसाब से चलो आपने पनिशमेंट पूरा कर दिया, लेकिन इंडिया के तरफ के जो चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है, वो पनिशमेंट उसका पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, एंड देयरफॉर ही कैन बी एक्स्ट्राडिटेड टू इंडिया। नाउ फाइनल अटेम्प्ट जो है, राणा ने ये कहा कि भले ठीक है ये ट्रीटी में उसने जो पर्टिकुलर अपना इशू पुट फोर्थ करा, ठीक है, वो स्टैंड नहीं कर पाया। सो राणा हैव नाउ मूव्ड अंडर द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर। अब ये कन्वेंशन में भी अगर हम देखें तो इस रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया है रिसेंटली इन फेब 19 2015। ठीक है, सबसे पहले स्टे रिक्वेस्ट डिनाइड और उसके बाद में रिजेक्शन कंप्लीट देखने को मिलता है ऑन मार्च 6 2025। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि चीफ जस्टिस जो है ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनके पास में ये फर्दर मूव होगा, लेकिन यहाँ पर भी चांसेस ये है कि राणा का रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने वाला है। अब बात करते हैं तहव्वुर राणा का केस जो इंडिया में चल रहा है। ठीक है, सो एनआईए ने 2011 में चार्जशीट फाइल करी थी, 26/11/2008 में होता है, 11 में चार्जशीट फाइल होती है अगेंस्ट राणा, हेडली एंड 7 अदर्स। अब कौन कौन से चार्जेस है? मर्डर, कॉन्स्पिरेसी और टेररिज्म के चार्जेस है अगेंस्ट यूएपीए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ही वॉज डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डिंग 2014 में एंड फ्रेश अरेस्ट वारंट इशूड। नाउ ट्रायल stalled ड्यू टू द एक्यूज पर्सन इज एब्सकॉन्डेड। आईपीसी में ये बताया हुआ कि अगर कोई पर्सन एब्सकॉन्डेड है सो इट डजंट अलाउ द ट्रायल इन एब्सेंशिया। लेकिन भारतीय न्याय संहिता भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय संहिता एंड भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएस एंड बीएनएसएस में ट्रायल इन एब्सेंशिया भी नाउ इट इज अलाउड। तो ये हमारे न्यू क्रिमिनल रिफॉर्म्स क्रिमिनल लॉज में देखें तो ये क्रिमिनल रिफॉर्म काफी इंपॉर्टेंट हुआ है, दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। एंड नेक्स्ट स्टेप जो क्या है यहाँ पर कि जैसे यूएस का कोर्ट में चीफ जस्टिस हाई चांस है चीफ जस्टिस पे डिसीजन नहीं चेंज करेंगे यूएस के, उसके बाद में एनआईए जा सकती है यूएस, वो कस्टडी लेंगी राणा का और उसके बाद में एंड चार्जेस जो है वो अगेंस्ट इंडिया में ओपन होंगे रिगार्डिंग, अब जिसमें जो चार्जेस है ऐसे ऑफेंसेस के जिसमें पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनाल्टी है, और इंडिया में अगेंस्ट कंप्लीट ट्रायल प्रोसेस स्टार्ट होगा और फाइनल डिसीजन के बाद देयर इज हाई चांस कि दिस पर्सन विल बी इम्प्रिजन फॉर द लाइफ और डेथ पेनाल्टी हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सिंह।